सभी कृषि पर्यवेक्षक अधिकारियों का एक बार फिर से स्वागत है एग्री पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो अपने जितनी भी ब्रीड्स थी, नस्लें थी, वो सारी कंप्लीट कर ली है। अब जो अपना बेसिक मैनेजमेंट का चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर रहेगा अपना फीड का, फीड चारा, यानी पशुओं में जो चारा दिया जाता है उसको किस मात्रा में कितना देना है, ठीक है। और क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में डिस्कस अपने करेंगे। तो फीड को सबसे पहले बांटा गया है दो भाग में, चारे को दो भाग में बांटा गया है। एक तो होता है रफेजेज, रफेजेज। दूसरा जो है ये बांटा गया है कंस्ट्रेट्स। कंस्ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो उसको हिंदी में कहते हैं रातब, रातब, या आप कहते हो जैसे लोकल लैंग्वेज में दाना या बांटा, जो भी आप बोलते हो, ठीक है ना। तो रातब, ठीक है। अब इन दोनों को बांटा गया तो किस बेस पे बांटा गया वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए दो चीज का आधार लिया गया। तो एक तो लिया गया था सीएफ, सीएफ यानी क्रूड फाइबर। दूसरा कौन सा, टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, टीडीएन, सीएफ और टीडीएन। अब देखो, सीएफ का मतलब क्या होता है, रेशा। सीएफ का मतलब क्या होता है, रेशा, ठीक है। क्रूड फाइबर मतलब रेशा। इसके बाद में बात करें अपने टीडीएन की, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, यानी कुल पाच्य पोषक तत्व। इसका मतलब क्या हुआ, कुल पाच्य पोषक तत्व, ठीक है। यही इसमें रहेगा भी। इसमें रेशा या तो सीएफ है, क्रूड फाइबर कितना होगा, ठीक है, रेशा या क्रूड फाइबर, ठीक है। और ये टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब अपने बात करते हैं कौन से चारे में कितना जो है अपने सीएफ या टीडीएन पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सीएफ की। तो जो रेशा, रफेजेज, सिंपली भाषा में मैं आपको बताऊं कि रफेजेज क्या है, कंस्ट्रेट क्या है। तो कॉमनली आप गांवों में या घरों में आसपास पशुओं में देखा होगा कि पशुओं को या तो अपने हरा चारा खिलाते हैं, या उसके बाद में सूखा चारा भी साथ में खिलाते हैं, या फिर उसको प्रोटीन के लिए कंस्ट्रेट्स खिलाते हैं, जिसमें आप सरसों की खली होगी, ठीक है ना, मस्टर्ड केक, उसके बाद में कॉटन केक हो गया, बिनोले की खल होगी, या फिर अपने ग्राउंडनट केक, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन वाले आहार भी खिलाते हैं। सभी के माइंड में आ रहा है इनकी पिक, भाई हाँ ये चीजें होती है। तो जो सूखा और हरा चारा है ना, वो किस में आता है, रफेजेज में आता है। कौन सा आता है, सूखा और हरा चारा है, वो किस में आता है, रफेजेज के अंदर आता है। जितने भी आपका रातब यानी कंस्टेड में कौन सा आता है, जिसको आप बांटा बोलते हो ना, दाना या जो बांटा, वो किस में आता है, आपके कंस्टेड्स में आता है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि सूखा और हरा चारा दोनों, दोनों की बात करें, एक की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है या फिर रेशा ज्यादा होता है, या फिर मैं यूं कहूं कि जो अपने दाना या बांटा जो पशुओं को खिलाते हैं उसके अंदर आपको प्रोटीन ज्यादा उन पशुओं को मिलेगी, या फिर मतलब कि जो रेशा है वो ज्यादा मिलेगा। तो कॉमन सी बात है कि रेशे की मात्रा है वो इसमें कम होती है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। लेकिन सूखे और हरे चारे में रेशा क्या होता है, ज्यादा। तो ध्यान रखना, मोर देन 18, 18% से ज्यादा क्या होगा, रेशा, इसमें सूखे और हरे चारे में। लेकिन पोषक तत्व कितने होते हैं, लेस देन 60%, लेस देन 60%, यानी 60% से कम क्या होता है इसमें, जो पाच्य पोषक तत्व होते हैं। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंस्टेट्स में हो जाएगा। इसमें फिर जो रेशा है वो लेस देन कितना हो जाएगा, 18, 18% हो जाएगा, ठीक है ना। और पोषक तत्व मोर देन 60% हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई यहां तक बात। अब एग्जाम्पल लेते हैं चलो अपने, ठीक है ना। मान लो कोई गाय है, उसको अपने को 10 किलो चारा देना, उसके शरीर भार पर कितने किलो, 10 किलो चारा देना है, ठीक है ना। तो अपने ये बताओ, आप सूखा और हरा चारा दोनों मिलाकर ज्यादा दोगे या फिर दाना या बांटा ज्यादा दोगे। तो कॉमन सी बात है कि अपने सूखा और हरा चारा ज्यादा देते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा ही कुल चारे का 2/3 भाग, 2/3 भाग क्या दिया जाता है, रफेजेस दिया जाता है, यानी सूखा और हरा चारा दिया जाता है। और कंस्ट्रेट है वो कितना दिया जाएगा, 1/3 भाग क्या दिया जाएगा, कंस्ट्रेट्स दिया जाएगा, ठीक है ना। ये जो दाना बांटा जो भी आप कहते हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा था 10 किलो, यानी अब 10 किलो में से एग्जाम्पल की बात करूं तो 7 किलो कौन सा दोगे आप, 7 केजी दोगे।
सूखा और हरा चारा दोनों मिलाकर, और 3 kg इसमें क्या दोगे आप, रातब या बांटा दो। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो, अब ये जो रफेजेज है ना, इसको कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। किस किस में, एक भाग बंटेगा सूखा चारा, एक भाग बंटेगा हरा चारा। एक तो आ गया सूखा चारा, सूखा चारा, दूसरा आ गया हरा चारा, हरा चारा। अब इनको भी अगर मैं बात करूं, तो सूखा चारा पशुओं को अपने ज्यादा देते हैं, फिर हरा चारा ज्यादा खिलाते हैं। कॉमन सी बात है, सूखा चारा ज्यादा खिलाते हैं। तो ध्यान रखना, सूखा चारा हमेशा कितना, 2/3 भाग देना है। कितना, 2/3 भाग। और हरा चारा कितना देना है, 1/3 भाग। समझ में यहां तक बात। यानी मैंने क्या कहा था, 7 किलो चारा देना है, दोनों मिलाकर, हरा और सूखा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 किलो तो कौन सा दोगे, सूखा दोगे, और 2 किलो कौन सा दोगे, हरा चारा दोगे। अब हरे चारे को मैं आगे 2 भाग में और बांट सकता हूं, है ना। हरे चारे को बांट सकता हूं 2 भाग में, एक तो दलहनी चारा और एक बिना दलहनी, यानी लेग्यूम और नॉन लेग्यूम। दलहनी, दलहनी चारा और बिना दलहनिया अब देखो, दलहनी चारे में सिंपल सी बात है, जैसे नाम लिया आपके माइंड में आ गया होगा। दलहनी चारे में, हरे चारे में कौन कौन से आते हैं, जैसे बरसीम हो गया, रिजका हो गया, आपका चंवला हो गया, काउपी, ये सारी क्या है, दलहनी चारे हैं हरे, ठीक है ना। और बिना दलहनी या नॉन लेग्यूम वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, ये सारी किस्में आते हैं आपके बिना दलहनी चारे में आते हैं। अब अगर मैं इनमें से ये पूछूं, भाई इन दोनों चारों में से आपको प्रोटीन वाला, सॉरी, ये जो आपको दलहनी चारा देना है, हरे चारे में आपको दलहनी चारा पशुओं को देना है, तो वो कम मात्रा में दोगे या ज्यादा मात्रा में। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, दलहनी चारा थोड़ा कम मात्रा में दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अपने को पता है अभी दाल वाली जो अपने ये लेग्यूम वाली जो क्रॉप्स है, बरसीम, रिजका वगैरह, चावला, कौपी, जो भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दलहनी फसलें हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इनको कम देने की आवश्यकता रहती है। किसके मुकाबले, जो अपने नॉन लेग्यूम वाले क्रॉप्स है। समझ में यहां तक बात, ठीक है। तो बेसिक अपने जो चारे का वर्गीकरण है वो इस प्रकार किया गया है, ठीक है। अब अपने एक चीज नोट और की होगी कभी, कि पशुओं को अपने तुरंत जो सूखा चारा होता है, जैसे तुरंत ताजा निकाला हुआ चारा पशुओं को नहीं खिलाते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो अपने गेहूं निकाला, तो गेहूं निकालने के बाद में उसको सूखा जो चारा होता है, या फिर राइस, चावल, चावल निकालने के बाद में उसका जो तना बचता है, जिसको आप पुआल, धान का पुआल या फिर पराली भी कहते होंगे, या गेहूं का जो चारा जिसको तूड़ी भी लोकल भाषा में आप बोलते होंगे, ठीक है ना। तो आपने कभी सुना होगा कि तुरंत उसको पशु को नहीं खिलाते हैं गाँव में, कभी सुनना कि तुरंत ताजा चारा है वो नहीं खिलाते हैं, घर वाले मना करते हैं, कहते हैं कुछ दिन पुराना होने दो उसको, ठीक है ना। उसका रीजन ये होता है कि तुरंत निकाला हुआ जो गेहूं का ये जो चारा होता है ना, चावल का, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, मुख्यतः किसमें, जो चावल का जो पुआल जो है ना उसके अंदर, ठीक है। तो सिलिका की मात्रा ज्यादा होने के कारण पशु बीमार होते हैं। सिलिका, सिलिका की मात्रा क्या है, ज्यादा होती है ना, तो चावल का पुआल जो है, तो अगर ज्यादा मात्रा में खिलाएंगे तुरंत ताजा निकाला हुआ, ठीक है ना, तो क्या सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, पशु बीमार हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसको महीने 2 महीने क्या है अपने नहीं खिलाते हैं, पुराने वाला चारा जो पहले का पड़ा हुआ चारा है ना वो अपने खिलाते हैं। इसका मुख्य रीजन ये है। अगर ये पूछे भी कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें चारे की कमी आती है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि अपने रबी की कटाई कब कर लेते हैं, लगभग मार्च के अंदर कर लेते हैं, और खरीफ की बुआई कब करते हैं, मिड अप्रैल के आसपास। तो अप्रैल में जो आपने ज्वार, बाजरा, मक्का बोया है उसको 2-2.5 महीने लगेगा बनने में। तो ध्यान रखना, जो चारे की कमी जो होती है, चारे की कमी, यानी हरे चारे की जो कमी होती है वो मुख्यतः होती है मई, अप्रैल, मई, जून, मई से लेकर जून या जुलाई तक, ठीक है। क्यों, लगभग जुलाई के बाद में बारिश शुरू होना हो जाती है, उसके बाद में आसपास मैदान है वहां पे घास से खूब अपने को मिल जाती है। बेसिक वर्गीकरण ये है। अब आपके सिलेबस में दिए हुए कि संरक्षित चारे, ठीक है ना। अब संरक्षित चारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो संरक्षित चारों की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि मान लो कई ऐसे क्षेत्र है जहां पे हरा चारा हर टाइम उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो राजस्थान में जैसलमेर वगैरह है, तो वहां पे पानी की सुविधा नहीं है, तो हरा चारा नहीं हो रहा, तो वहां पे पशुधन तो रहता है, तो उनको हरा चारा नहीं देंगे तो दूध उत्पादन में कमी आती है,
ठीक है, न्यूट्रिएंट वगैरह एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फिर एक्स्ट्रा, इसीलिए क्या है कि हरा चारा स्टोरेज करना पड़ेगा। तो इसकी अलग अलग विधियां हैं, ठीक है ना। या मान लो कि ऐसे मई जून जुलाई के आसपास मान लो पशुओं को हरा चारा नहीं मिला, ठीक है ना, तो इसके लिए जो संरक्षित या स्टोरेज अपना चारा किया गया है वो पशुओं को देकर अपने दूध उत्पादन वगैरह है तो वो अपने आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जो स्टोरेज चारे हैं, संरक्षित चारे हैं, उन चारों के अंदर सबसे मेन जो है वो साइलेज है। कौन सा? साइलेज। उसके बाद में दूसरा जो है वो है हे, साइलेज और हे। सबसे पहले अपने बात करते हैं साइलेज की, साइलेज कैसे है, क्या तैयार करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो साइलेज की बात करें तो साइलेज को अपने क्या करते हैं कि जो हरा चारा है उसको उसकी हरित अवस्था में काट कर क्या करते हैं, अवायवीय दशा में संरक्षित करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? साइलेज बन जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि हरे चारे को उसकी रसीली अवस्था में अवायवीय दशा में, अवायवीय एनएरोबिक कंडीशन यानी हवा नहीं लगनी चाहिए, अवायवीय दशा में संरक्षित करना क्या कहलाएगा? साइलेज कहलाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं फसलों को, यानी कि मान लो कोई फसल है, जैसे मान लो मैंने बोला भी साइलेज जो सबसे बढ़िया बनता है बीज मक्के का बनता है। तो मक्के का जो प्लांट है उसकी जब एज या अपने कहीं बुआई यानी 50 से 55 दिन, यानी कि जब उसमें पुष्पन अवस्था आती है, फ्लोरिंग स्टेज आती है, तो उस पर क्या करती है, यानी दूधिया अवस्था में कह सकते हैं कच्चा होता है थोड़ा मक्का उसमें, ठीक है ना। तो मक्के का प्लांट आपने काटा, काटने के बाद में इसको छोटे छोटे भाग में काट लेना है। छोटे छोटे भाग में काटने के बाद में इनको क्या है, अपने को हवा नहीं लगे ऐसी स्ट्रक्चर या संरचना में रखना है। जैसे अपने काम में लेते हैं साइलेज के लिए, साइलो काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो अपने डिस्कस करेंगे कैसे साइलो होते हैं, वो अभी अपने डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भरा और उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। लगभग 12 सप्ताह तक बंद कर दो, उसमें फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होने से एक तो इसमें जो उसमें मक्का था उसकी जो गुणवत्ता है, पोषक तत्व है वो इंक्रीज होंगे, दूसरा ये मुलायम भी होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। ऐसा ही अपने हे के अंदर क्या करते हैं कि हे में क्या होता है कि घासों से हे बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मैदान में जो घासें हैं, इन घासों में पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, यानी घासों में लगभग 90% के आसपास से मतलब पानी पाया जाता है। यानी उस पानी को कम करना है, कुछ ही नहीं, मैदान से या खेत से घासें काट के लेके आए। जैसे घासें काट के लेके आए तो उसको क्या करना, सूर्य यानी धूप की रोशनी में आपको सुखाना है। तब तक सुखाना है जब तक कि उसमें नमी की मात्रा 15% से कम में नहीं आ जाए, बस ये होता है। चलो बात करते हैं अपने साइलेज के अंदर। तो कुछ एक फिक्स फोटो है उसके थ्रू देखते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये है, इसको कहते हैं साइलो। यानी मैंने अभी बताया था कि साइलेज को जो स्टोर करते हैं उसको साइलो कहते हैं, ठीक है ना, या इन साइलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये साइलो जो है, साइलो कौन सा साइलो है, ये इसका नाम है टावर साइलो। कौन सा? टावर साइलो है, साइलो। इस टावर साइलो में क्या करते हैं कि जो मेज मक्का है, मैंने बताया था मेज मक्का है, इसको आप काटो, काटने के बाद में इसमें भरो, पूरा भरने के बाद में इसको पैक कर दो, बंद कर दो। ये कौन सा है? टावर साइलो है। इसी प्रकार दूसरा देखो, ये है अपना पिट साइलो। पिट मतलब गड्ढा, जमीन में क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया, ठीक है ना। ये हो गया पिट साइलो, पिट साइलो। यानी कि इसमें गड्ढा बनाने के बाद में इसको क्या अपने भरते रहते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे भरते रहते हैं, भरने के बाद में इसको क्या कर दो, पैक कर दो आप। ये अपना पिट साइलो है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट्रेंच साइलो, यानी खाई नुमा, ट्रेंच या खाई नुमा, ट्रेंच साइलो। तो ये क्या है कि अपने इस प्रकार खाई नुमा ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, भूमि के ऊपर, ठीक है, भूमि के नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इसमें क्या साइलेज भर देंगे, भरने के बाद में इसको क्या करते हैं, चारों तरफ से पैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अपना ट्रेंच साइलो। मुख्यतः 3 प्रकार के ही साइलो काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो अपने मैं कह सकता हूं
अब देखो साइलेज बनने के बाद में कैसा होता है। अब ये जो है ये अपना पूर्णतः तैयार क्या है, साइलेज है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या विशेष बात होती है वो देखो आप, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, डेफिनेशन लिखवा दी मैंने। डेफिनेशन लिखने के बाद में कुछ एक चीजें हैं वो नोट वहीं पे करवा देता हूं, उसके बाद में कुछ चीजें यहाँ पे नोट। हाँ, हरे चारे को उसकी हरी अवस्था में संरक्षित करना। अब सर्वोत्तम फसल, सबसे अच्छी फसल क्या है, सर्वोत्तम फसल, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे अन्य फसलें, अन्य फसलें। इसके बाद में फसल को किस अवस्था पर काटते हैं, किस अवस्था पर काटते हैं, ठीक है। इसके बाद में सर्वोत्तम साइलेज का पीएच, सर्वोत्तम साइलेज का पीएच। इसके बाद में बात करें अपने समय, कितने समय में तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो अपने बात करते हैं सबसे पहले कि सर्वोत्तम फसल कौन सी बताई है मैंने, मेज, मक्का, यानी कौन सी सबसे अच्छी जो फसल है मक्का, ठीक है ना। दूसरी बात, अन्य फसलें की बात करें अपने, तो इसके अलावा मक्का के अलावा मक्का, जवार, बाजरा, जई, इन सभी से क्या आप साइलेज बना सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेज मक्का, कभी मत भूलना, ठीक है ना। सबसे अच्छा सर्वोत्तम पूछे तो, और कॉमन पूछे तो सभी से बनता है, ठीक है ना। दूसरी, फसल को किस अवस्था पर काटते हैं, तो फसल को पुष्पन अवस्था, पुष्पन अवस्था पर काटते हैं। और ये पुष्पन अवस्था आती कब, लगभग 50 से 55 दिन पे आती है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं सर्वोत्तम पीएच। साइलेज होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना, जिसका पीएच 3.5 से 4.2 हो, ठीक है ना, वो होता है कौन सा, सर्वोत्तम साइलेज, सर्वोत्तम साइलेज। अगर पीएच 4.2 से 4.5 है तो वो कौन सा होता है, मतलब कि अच्छा साइलेज, ठीक है। सर्वोत्तम तो ये होता है वो अच्छा होता है। जिसका पीएच 4.5 से 4.8 होगा, ठीक है ना, तो वो क्या है, मध्यम साइलेज होगा। और जिसका पीएच मोर देन 4.8 यानी 4.8 से ज्यादा होता है तो वो होता है मतलब कि खराब साइलेज या बेकार साइलेज कह सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें सर्वोत्तम साइलेज में पीएच तो 3.5 से 4.2 होता है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा और ध्यान रखना सर्वोत्तम साइलेज में, ठीक है ना। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा लेस देन 10% यानी 10% से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब कितने समय में तैयार हो जाता है, तो 12 सप्ताह है, 12 सप्ताह है, 12 सप्ताह है। में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब जो अपना सर्वोत्तम साइलेज है इसमें दो बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पुट आउट किया जाता है, ठीक है। पहला तो क्या ध्यान रखना है अपने को कि इसमें नमी की मात्रा कितनी होती है, नमी की, ठीक है, मॉइस्चर। दूसरा, नमी के बाद जो पीछे बचा वो पदार्थ क्या होता है, उसका शुष्क पदार्थ या ड्राई मैटर होता है, ठीक है ना, जिसको मैं कहता हूं शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ, या इसको कह सकता हूं मैं ड्राई मैटर, ड्राई मैटर। तो सर्वोत्तम जो साइलेज है इसका जो अपने बात करें नमी, तो नमी इसमें 60 से 65% तक होनी चाहिए, ठीक है। पीछे कितना आ रहा, 35 से 40, वो क्या रहा इसका शुष्क पदार्थ, 35 से 40% ड्राई मैटर, ठीक है ना। 35 से 40% क्या रहेगा, शुष्क पदार्थ या सूखा पदार्थ रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब अपने डिस्कस करते हैं कि एक घन फीट, एक
घन फीट साइलेज का वजन कितना होता है ना होता है। ध्यान रखना, 1 घन फीट साइलेज है, इसका वजन होता है 12 से लेकर 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम, है ना। ये क्वेश्चन आईसीआर ने पूछा था, तो बीएससी का पेपर होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो 1 घन फीट का मतलब समझे, मतलब कि जो अपने ये टावर साइन लो है मान लो, ठीक है ना, इसके ये जो अपने कह सकते आकृति 1 घन फीट मतलब इतनी आकृति, है ना, 1 घन फीट जो आकृति है मान लो, ये क्षेत्र एरिया जो है, इसमें कितना साइलेज आता है, 12 से 16 केजी, ठीक है ना, इसका मतलब है। ठीक है, तो आईसीआर में पूछा था, तो ये इसलिए आपको करवाया है, ठीक है ना। चलो अब देखो, ये जो साइलेज है ये किस फसलों का अच्छा बनता है, तो ध्यान रखना, साइलेज साइलेज कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों का सर्वोत्तम बनता है। बनता, इसके अलावा साइलेज जब बनाते हैं तो उसके अंदर अपने क्या है, मोलासिस वगैरह भी डालते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एक पदार्थ है वो डालते हैं। एक खट्टा साइलेज होता है ना, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। खट्टा जो साइलेज होता है, खट्टा साइलेज लैक्टिक एसिड के कारण, एसिड या अम्ल के कारण होता है। अम्ल के कारण, ठीक है। अब देखो, जो अपना साइलेज तैयार हुआ, देखो एक तो पहले जो अपने मेज मक्का डाला था उसकी तुलना में ये क्या है कि एक तो थोड़ा मुलायम हो गया, ठीक है। एक इसका जो इसका कलर है, ठीक है, वो लाइट यानी हल्का सा हरा, बहुत मतलब सुगंधित भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्वोत्तम साइलेज है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, जो जिसका पीएच क्या है 3.5 से 4.2, सर्वोत्तम किस्म का क्या है, साइलेज है, साइलेज। ऐसे प्रिपेयर करते हैं साइलेज अब पशुओं को, या जब रिक्वायरमेंट मिले, जहां पे उपलब्धता नहीं है, तो ये क्या है, साइलेज अपने दे सकते हैं। लेकिन आजकल साइलो वगैरह की रिक्वायरमेंट कम रहती है, ठीक है ना, वो तो बड़े स्तर पे बनाते हैं तब होता है, ठीक है। लेकिन आजकल एक मैसी मशीन भी चल गई है जिससे साइलेज डायरेक्ट बना सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको पंजाब क्षेत्र में, हरियाणा पंजाब में मिलेगी, ठीक है ना। देखो ये मशीन, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले मेज मक्का काट लिया आपने, मक्का काटने के बाद में जैसे थ्रेसर होता है ना, थ्रेसर, तो थ्रेसर के अंदर जहां से अपने कोई चारा वारा फसल डालते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके पीछे क्या है कि एक जिसको अपने नूड़ा या ऐसा कुछ लोकल भाषा में बोल देते हैं, तो पूरा तना जो है मेज मक्के का, वो कहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। लाने के बाद डायरेक्ट जैसे उसकी मशीन से कटाई करते हैं ना, चाफ कटर से, ठीक है, यानी चारे वाली मशीन से, तो उसी प्रकार इसको इसके अंदर लगाते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक मशीन है ये, ठीक है ना, ट्रैक्टर द्वारा चलती है। अब क्या होगा, मेज जो मक्का है वो अपने आप क्या होगा, छोटे छोटे भाग में कट जाएगा। अपने आप कटने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर ही क्या होता है कि ये गोल शेप बना लेता है, गोल, ठीक है ना, बिल्कुल वर्गाकार, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे गोल स्ट्रक्चर बना ली। अब अंदर प्रेशर दबाव के अंदर ये फिक्स स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके यहां से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे फिर, ठीक है ना, अंदर से गोल बना, ठीक है ना, वर्गाकार, उसके बाद में प्रेस किया हुआ, दबाया हुआ पूरा, ठीक है। अब कहां पे बाहर, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी क्या एक हैंडल लगा होता है, उसमें क्या कि ऑटोमेटिक ये क्या है, घूमता रहता है। अब जैसे जैसे घूमेगा ना, तो ये जो फिल्म जो रील देख रहे हो आप प्लास्टिक का, ये पतला प्लास्टिक जो है, ये धीरे धीरे घूमता रहेगा, धीरे धीरे घूमेगा, तो ये रील क्या इसके ऊपर पूरे को इसको कवर करती रहती है, ठीक है ना। जैसे पूरा कवर हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक निशान या फिर मैं कहिए ब्लेड होती है, ऑटोमेटिक ये कट हो जाता है, ठीक है। और कट होने के बाद में ये नीचे से यहाँ से ऐसे नीचे खिसका दिया जाता है, ठीक है। फिर इनको यहाँ पे कलेक्ट करके ऐसे इकट्ठा कर दिया जाता है। अब देखो कि इन
को पूरा पैक कर दिया, इसमें हवा लग रही है क्या? नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? किण्वन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो किण्वन का काम करेंगे तो क्या इसमें मतलब कि न्यूट्रिएंट वैल्यू वगैरह बढ़ेगी। अब इसको क्या है कि जैसे तैयार होता है, मतलब लगभग 2-2.5 महीने, 2 महीने के आसपास, 12 सप्ताह के आसपास, ठीक है ना, 2-2.5 महीने के आसपास, फिर इनको क्या है, पशुओं को इन रील को या जो इस प्लास्टिक है इसको बाहर निकालो और अंदर जो साइलेज है वो अपने पशुओं के लिए यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने हे की। हे में मैंने अभी बताया था कि जो हे होती है उसमें जो हरी घासें हैं, हरी घासों से क्या है, पानी निकालना है बस, ठीक है ना। हरी घासों से क्या करना है? पानी निकालना है, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि हरी घासों को काट लिया, काटने के बाद में देखो ये जो पर्सन बंदा है क्या कर रहा है कि इनको सुखा रहा है, ठीक है। एक सुखाने सीधा छोड़ देगा, और सूर्य यानी कि सूर्य की जो धूप किरणें हैं, इससे क्या होगा कि ये जो हरा जो अपने पास घासें थी, ठीक है ना, इसमें से पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं घासों को सूर्य की किरणों में, कहीं नहीं देगा ना, किरणों में या रोशनी कह सकते, सूर्य की रोशनी में सुखाना, ठीक है। मतलब तब तक सुखाना है जब तक कि नमी कम नहीं हो जाए, कोई जरूरी थोड़ी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितना टाइम लगे लग सकता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, सर्वोत्तम फसल कौन सी है? सर्वोत्तम फसल, तो जो सर्वोत्तम फसल है वो कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना भी। बरसीम है या रिज का है? सर्वोत्तम फसल है रिज का और बरसीम दोनों में से, ठीक है ना। तो बरसीम, ठीक है। सर्वोत्तम फसल कौन सी? बरसीम, ठीक है। अन्य फसलें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये भी, अन्य फसलें, अन्य फसलों में है आपका बरसीम तो है ही, जो सर्वोत्तम है। इसके अलावा रिज का, दोनों ही लेग्यूमिनेसी है। इसके अलावा घासें, जितनी भी घासें हैं मैदान में, जो भी घासें हैं, इनसे आप सबसे बढ़िया हे बना सकते हैं। इसके अलावा जई, जई से आप साइलेज भी बना सकते हो, जई से आप हे भी बना सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं साहब नमी की मात्रा की, ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें नमी है जो 15% से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। नमी 15% से कम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो जेट में तो आया हुआ है, 2 साल पहले ही आया था अभी, ठीक है ना। अब नमी 15 है, तो इसमें शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर कितना होगा? 85%, 80 से 85 पैदा, सूखा पदार्थ या शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ कितना होता है? 80 से 85% के आसपास सूखा पदार्थ या शुष्क पदार्थ पाया जाता है। अब सबसे बढ़िया साइलेज बन रहा था किसका? कार्बोहाइड्रेट युक्त वाली फसलों का, लेकिन सबसे बढ़िया हे बनेगा जो अपने प्रोटीन युक्त फसलों का है, ठीक है ना। तो सर्वोत्तम हे प्रोटीन युक्त फसलों का बनता है, प्रोटीन युक्त फसलों का बनता है, का बनता है, ठीक है। तो ये क्या कि अपने हे है। अब इन दोनों को मिलाकर एक और क्या है, अपने संरक्षित चारा तैयार किया गया है या कर सकते हैं, उसका नाम क्या होता है? हाईलेज। तो क्या कहते हैं? हाईलेज कहते हैं, ठीक है ना। तो संरक्षित चारा है उसको हाईलेज कहा जाता है, दोनों को मिलाकर, यानी साइलेज, साइलेज व हे को मिश्रित कर बनाया गया चारा, बनाया गया चारा, तो कौन सा होता है?
को कहते हैं हाईलेज, हाईलेज। वैसे इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना, नमी की मात्रा ध्यान रखना, नमी नमी होती है 45 से 50%। हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार पीजी के अंदर क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा सा बता दिया, बाय द वे दे दे ऐसा क्वेश्चन तो। ठीक है, चलो अब एक चीज और आती है, आपने कभी सुना होगा यूरिया उपचार, यूरिया उपचार क्या होता है? यूरिया उपचार वो देखते हैं अपने अभी। सबसे पहले मैं बात करूंगा सूखा चारा का चारा, 1 क्विंटल या 100 kg। दूसरा पानी की मात्रा, पानी कितना लेना है? 50 लीटर। और तीसरा यूरिया, NH2CO NH2 यूरिया 4 kg। तीनों पदार्थ ले लिए अपने। अब ये जो पदार्थ है इनमें क्या क्या करें, कैसे? मान लो कि अपने पास गेहूं का सूखा चारा है जिसको कहते हैं व्हीट स्ट्रो, ठीक है ना, जिसको लोकल भाषा में गेहूं का भूसा या फिर अपने उसको कहते हैं तूड़ी, ठीक है ना। अब अपने को पता है भी सूखा चारा, इसमें कोई न्यूट्रिएंट होते हैं क्या? आप बताओ, कोई सूखा चारा है उसमें न्यूट्रिएंट कितने पाए जाते हैं, पोषक तत्व होते हैं? का जो चारा होता है ना उसमें पोषक तत्व नहीं होते, वो मुख्यतः पशुओं को पेट भरने के लिए दिया जाता है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व नहीं होते, 0.1% 0.2% के आसपास कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। अब क्या करना है कि उस सूखे चारे को क्या अपनी गुणवत्ता बढ़ानी है उसकी, है ना, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज करनी है। क्या किया? सबसे पहले अपने 100 kg चारा लिया, ठीक है ना। अब इस चारे को क्या किया, अपने जो अपने पास मैदान है वहां पे इसको बिखेर दिया। अब क्या करेंगे, 50 लीटर जो अपने पास पानी है इसमें 4 किलो यूरिया मिलाएंगे। यूरिया जो खेतों में डालते वही है। अब इसका क्या, इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, इसको उपचारित कर देंगे, मतलब पूरे चारे को उपचारित करने के बाद में क्या करना है, इसको अवायवीय दशा में क्या कर दो, बंद कर दो। कौन सी? अवायवीय दशा में, अवायवीय, वही साइलेज की तरह एनएरोबिक कंडीशन, ठीक है ना, लगभग 40-42 दिन के आसपास, 40-42 दिन तक। अब जैसे इसको पैक किया ना आपने, तो इसमें क्या होता है, अमोनियम गैस का निर्माण होगा, क्यों यूरिया है तो अमोनिया का निर्माण तो होना ही होना है। तो ये जो अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है ना, इससे क्या होगा, एक तो फर्मेंटेशन होगा, एक अमोनिया क्या करता है कि चारे को एक तो मतलब रसीला करेगा, यानी कि सॉफ्ट करेगा, उसके बाद में कुछ हद तक नाइट्रोजन वगैरह इसमें, उससे क्या कि न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये बढ़ाएगा उनकी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो 0.1% था पहले, तो इसमें लगभग 0.5 या ऐसे कर 1-1.5% तक क्या अपने, या 2% तक क्या है कि पोषक तत्व की मात्रा जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन ध्यान एक बात का रखना पड़ेगा कि जैसे आपने इसको फर्मेंटेड किया या बंद किया, तो 40-42 दिन तक जब आप बाद में निकालोगे इसको पशुओं को खिलाने के लिए, जितना चारा आपको चाहिए, मान लो थोड़ा सा चाहिए आपको 2 kg, 2 kg निकाला, इसको वापस बंद कर देना। अब इस 2 kg है ना, इसको कुछ देर यानी घंटे 1.5 घंटे क्या है, मतलब कि हवा या वातावरण में छोड़ना है। क्योंकि कई बार क्या है कि अमोनिया की मात्रा अगर ज्यादा हुई तो वो पशुओं के लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है ना। तो घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे छोड़ोगे, इसमें अगर ज्यादा मात्रा तो अमोनिया वाली वो निकल जाएगी, अमोनिया की जो गैस है वो निकल जाएगी, फिर ये पशुओं को खिलाएंगे तो उनमें दूध उत्पादन में अच्छी वृद्धि हो सकती है। या फिर आजकल आपने देखो सबसे बढ़िया जो अजोला है, अजोला भी पशुओं का एक अच्छा आहार के रूप में काम में आ रहा है, जो जलीय फर्न होता है, ठीक है। चलो ये अपने हो गया यूरिया उपचार। एक चीज और है, मोलासिस ब्लॉक। ये देखो आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा ये चीज चल रही है। इसमें क्या होता है कि ये होता है मोलासिस ब्लॉक, ब्लॉक मोलासिस ब्लॉक क्या करता है कि ये जो अपने सूखा चारा जो होता है, ठीक है ना, तो सूखे चारे को क्या करते हैं कि छोटे छोटे भाग में काट लेते हैं, ठीक है ना। अब उस काटे हुए भाग को क्या करते हैं कि जिस पशु को जिस मतलब उद्देश्य से पाल रहे हैं, यानी मीट मांस के लिए या फिर दूध उत्पादन के लिए या जो भी है, ठीक है ना भाई, किसको किस पर्पज से पाल रहे हैं, किस, जैसे मान लो दूध वाले पशु है तो उनको अपने को पता है कैल्शियम फास्फोरस वगैरह सारी चीजें हैं अपने को ज्यादा देनी है या उनके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना, कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम, ये इसके अलावा नमक वगैरह जो भी है, जो प्रतिदिन पशुओं को चाहिए, ठीक है ना, वैसे थोड़ी दे सकते हैं।
मान लो आप सूखा हरा चारा बांटा खिला रहे हो या दाना बांटा खिला रहे हो, तो आप जरूरी थोड़ी डेली कैल्शियम उसको देते हो। लेकिन नमक है तो पर डे एनिमल को 30 से 50 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। मैंने मतलब नमक पर डे थोड़ी देता है कोई किसान, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि ये जो ब्लॉक्स बनाते हैं ना, इसमें सारा जो जितना भी मिक्सअप कर देते हैं दाने का, या फिर इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट और चाहिए, या फिर कोई पोषक तत्व है, नमक है, तो ये सारा ऐसे मिक्स करके छोटे छोटे बॉक्स यानी इस प्रकार के ब्लॉक बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, सीधे ब्लॉक्स है वो पशुओं के आगे रख दिए जाते हैं, वो क्या इसको खाते हैं। वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, बस एक शेप लिए हुए हैं, ठीक है ना, ईंट जैसी आकृति में शेप लिए हुए, और ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा दबा के इसको एक शेप दे दिया जाता है, ताकि पशुओं का क्या है कि मेंटेनेंस है वो अच्छे से बना रहे, ठीक है। अब अगर हाँ, इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स है वो काम मतलब आते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ही करवाया, ठीक है ना। अब अपने को पढ़ना है भी कौन से पशुओं को कितना चारा दाना बांटा कैसे देना है, ठीक है ना। तो कुछ एक पॉइंट्स है वो अपने पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि आहार होता क्या है। आहार, ठीक है। तो 24 घंटे में जो पशु को खाने के लिए दिया जाता है वो आहार है। 24 घंटे में दिए ये जाने वाला खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आहार कहलाएगा, ठीक है। आहार भी दो तीन प्रकार का होता है, जैसे मैंने बोले संतुलित आहार। तो संतुलित आहार वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर बात करें अपने कि उत्पादन आहार, ठीक है। तो उत्पादन आहार क्या है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है ना, उत्पादन के लिए जो देते हैं, ठीक है। उत्पादन या प्रोडक्शन राशन, उत्पादन आहार, उत्पादन आहार। तो विशेष किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिए जाने वाला आहार, दिए जाने वाला आहार। सिंपल सी बात है, गाय भैंस को आप दूध के लिए पाल रहे हो तो उसमें कैल्शियम वगैरह ज्यादा रखोगे। मुर्गियां जो है उनको अपने मान लो अंडे के लिए पाल रहे हैं तो अलग आहार होगा उनका, मांस के लिए पाल रहे हैं तो अलग होगा। तो ये क्या अलग अलग स्थिति पे होता है। एक आता है आपके जीवन निर्वाह आहार, जीवन निर्वाह आहार। जीवन निर्वाह आहार है ना, इसमें यह है कि जो पशु है तो वो क्या उसका उत्पादन वगैरह तो क्या हो गया, बंद हो गया। जैसे मान ले गाय भैंस थी, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। अब गाय या भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है भी उसको खुला छोड़ देंगे या मार देंगे, ठीक है। तो वो अपना जीवन तो यापन करेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप जरूरी है क्या उसको ज्यादा प्रोटीन वाला आहार दो आप, नहीं। उसको बस इतना ही दो कि उसका शारीरिक जो क्षमता है या शारीरिक तापक्रम है या उसकी जो नाड़ी गति श्वास गति है, बॉडी मेंटेन रहे, वो होता है उसका जीवन निर्वाह आहार। तो मैं लिख सकता हूं शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तापक्रम, श्वास गति, नाड़ी गति, सामान्य रखने वाला आहार। मतलब कि सिंपल सी बात है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, न तो उसको ज्यादा की रिक्वायरमेंट है ना उसको कम की है, बस उसका जीवन चलता रहे, ठीक है ना। वो अपना आहार कौन सा हो जाएगा, जीवन निर्वाह आहार। इसके बाद में 2 किलोग्राम पर 2 किलोग्राम पर गाय को 2.5 केजी तथा भैंस को 2 किलोग्राम पर 3 केजी शुष्क पदार्थ या ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ
की आवश्यकता होती है भी। आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब कि पर डे 100 किलोग्राम, मतलब कि गाय है उसका वजन है 500 केजी, ठीक है। तो कितना करेंगे, 100 किलो पे ढाई दे रहे हो, 200 पे कितना हो जाएगा 5, और 400 पे कितना हो जाएगा 10। तो अपने के मतलब कि ढाई ढाई 5 और 10 हो गया, उसके बाद में 12.5। तो मतलब कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना। जैसे भैंस है, मान लो कि 600 क्विंटल 600 किलो, यानी 6 क्विंटल की भैंस है, कितना देंगे, एक के लिए कितना देते 3, दो के लिए 6, तीन के लिए 9, चार के लिए 12, 5 के लिए 15, तो 6 थी 18, यानी 18 किलो सूखे चारे की बात करें, सूखा चारा जो खिलाते हैं, कॉमन सी बात है। देखो गाय में एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे सीधा पूछता भी गाय को प्रति 100 किलो पर कितना सूखा पदार्थ या शुष्क पदार्थ चाहिए, तो देसी नस्लें उनको 2 से ढाई चाहिए, लेकिन एक्जोटिक या संकर नस्लें उनको 2.5 से 3 किलो के बीच में देना पड़ता है। अगर इतना डीप पूछता है तो ऑप्शन ऐसा देता है ना भाई संकर गाय, तो आपको फिर कौन सा करना, 2.5 से 3 केजी उसको दिया जाता है, ठीक है। चलो अब उत्पादन पे देखते हैं अपने। तो 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर, ठीक है ना, प्रोडक्शन राशन पर भी देखते हैं किसको कितना आहार देना है। 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर भैंस को भैंस को 1 केजी तथा गाय को 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 केजी रातब देना चाहिए। यहां पे मैंने शुष्क पदार्थ की बात नहीं की है, सूखे पदार्थ की बात नहीं की, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेट रातब दाने की बात की है। यानी कि भैंस में दूध उत्पादन, मान लो कि भैंस में दूध उत्पादन है कितना 5 लीटर, ठीक है ना, तो 5 लीटर पे कितना दोगे 2 किलो, ठीक है। 2.5 लीटर पे 1 किलो। गाय में मान लो दूध उत्पादन हुआ 9 लीटर, ठीक है, 3 के लिए 1, 6 के लिए 2, 9 के लिए 3, रातब या दाना देना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने, तो प्रजनन में काम आते हैं बुल या सांड। प्रजनन में काम आने वाले बुल या सांड को 2 किलोग्राम अतिरिक्त रातब देना चाहिए, रातब देना, ठीक है, पर डे है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं है जीवन काल में एक बार दे दो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो अपने बैल जो है, बुलोक्स जो बैल खेतों में काम करते हैं, है ना, दोनों में फर्क है क्या, बुल और बैल में बिल्कुल फर्क है। जब अपने टर्म्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि बुल क्या होता है, बुलोक्स क्या होते हैं, और टीजर बुल क्या होता है ना। तो जो बैल है ये अगर कार्य कर रहे हैं हल्का कार्य, कौन सा हल्का कार्य, हल्का कार्य, तो अलग देंगे। अगर कर रहे हैं मध्यम कार्य मीडियम, तो अलग देना है। तीसरा अगर कर रहे हैं भारी कार्य, भारी, तो अलग देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एवरेज तो हल्का कार्य है उसके लिए लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त रातब या दाना देना चाहिए, ठीक है। मध्यम कार्य करें ये लगभग 2.5 के जी के आसपास, इनको 2 से 2.5 के जी के आसपास इसको क्या है अपने रातब या दाना देते हैं। और ये जो भारी कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको लगभग 3 से लेकर 3.5 तक, 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम पर डे क्या देना है, रातब या दाना देना है, रातब, ठीक है। ये बेसिक है। और जीवन निर्वाह है आहार के लिए, ठीक है ना, जीवन निर्वाह आहार हेतु या जीवन निर्वाह हेतु रातब कितना देना है, 1 केजी पर डे,
ठीक है। तो ये बेसिकली जो इतना आहार है, नमक की मात्रा की बात करें तो एवरेज नमक की मात्रा है वो 30 से लेकर 50 ग्राम के बीच में देते हैं। जैसे केमल ऊंट है, तो ऊंट में जो है मैंने बताई थी, ऊंट में नमक है वो 75 से लेकर 150 ग्राम तक ऊंट में पर डे देना है, ठीक है ना। ग्राम जो है ये पर डे का है, ध्यान रखना, प्रतिदिन का है, प्रतिदिन या डे, ठीक है, ये भी पर डे का है। बेसिकली जो अपने आहार से संबंधित है वो इतने ही थे। और आहार जब पशु खाता है, ठीक है ना, तो मैंने पहले भी बताया था कि कौन सी गैस रिलीज होती है, मेथेन। यानी पशु जब जुगाली करता है तो कौन सी गैस रिलीज बताई थी मैंने, मेथेन, CH4। शुरू वाले चैप्टर में मैंने करवाया था आपको, ठीक है ना, मेथेन, ठीक है, CH4। इसके अलावा कुछ, जैसे मान लो कपास की खली है, कपास की खली, इसमें जो हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है, ठीक है ना, मतलब कि जो पशुओं को नुकसान पहुंचाता है, वो था गोसीपोल, गोसीपोल, ठीक है। जैसे मैंने बोला ज्वार, ज्वार में जो धुरीन, ठीक है ना, तो वो क्या कि अलग अलग, जैसे मूंगफली, उसमें भी क्या, जो अपने अल्फा टॉक्सिन, ठीक है ना, तो ये क्या अलग अलग पशुओं में अलग अलग विषाक्त चारे या विषाक्त रसायन होते हैं, तो इनको कम करना चाहिए। किसी को तो खलियों को जैसे अपने उबाल कर करते हैं या कुछ देर भिगो कर करते हैं, ठीक है ना, तो ये अलग अलग खलियों के लिए अलग अलग उपचार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो चैप्टर है फीड वाला वो टोटल कंप्लीट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर अपने बात करते हैं कि, अब अपने बात करते हैं कि पशु पहचान और पशु चयन की विधियों की, ठीक है ना। तो एक तो पशु पहचान और एक पशु चयन, पशु चयन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहचान का मतलब ये है कि आपके पास मान लो 50 भेड़ें हैं, ठीक है, आपके दोस्त के पास में भी 50 भेड़ें हैं, आप दोनों चरने के लिए उनको लेके जाते हो। अब दोनों चरने के लिए लेके जाओ तो वो आपस में मिक्स होगी या नहीं होगी, ऐसा थोड़ी भी आधार कार्ड बना हुआ है उनका कुछ या कोई नाम रखा है आपने, ठीक है ना। अब उनको पहचानने के लिए क्या करोगे आप, या तो आप थोड़ी सी ऊन उस पर छोड़ देते हो कहीं गले के पास या पैर के पास, या फिर ऊन पर कहीं कलर वगैरह लगा देते हो, नीला पीला जो भी है, पीच कलर, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, तो फिर तो पहचान सकते हो आप। उसी प्रकार पहचानने के लिए अलग अलग मेथड काम में लेना है। या फिर मान लो कि जैसे कोई महामारी आई, जैसे मान लो अभी लंफी स्किन डिजीज मान लो, या फिर मान लो इस मौसम में अभी जैसे बोल रहे हैं कि FMD के टीके लगवाएं पशुओं में, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अभी FMD के टीके लगवाने हैं, तो अब वेटरनरी डॉक्टर थे वो गाँव में जाते हैं और वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, या जो LS से जो है, ठीक है ना। अब एक गांव में 5-5-6 की टीम जाती है, तभी तो वो पूरे गांव में वैक्सीनेशन पशुओं में कर सकते हैं। मान लो कि एक वेटरनरी डॉक्टर या जो LS है एक घर में गया, जाके गाय के FMD का इंजेक्शन लगा दिया और कोई पहचान नहीं की। दूसरा वापस उसी घर में आ गया, मान लो उसने एक और ठोक दिया। तीसरा गया था उसने ठोक दिया। तो ऐसे क्या है कि मान लो उसकी मान लो टैगिंग कर दिया। जैसे एक फर्स्ट पर्सन जो गया डॉक्टर, उसने उसमें क्या किया, इंजेक्शन लगाया और क्या कर दिया, टैगिंग कर दिया, तो वो पहचान जाएगा ना दूसरा डॉक्टर भी, हाँ वास्तव में इसमें वैक्सीनेशन हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार अपने अलग अलग पहचान की विधियां हैं। अब चयन की विधियां क्या होती है, पशु का चयन करना, यानी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए चयन करना है। जैसे मान लो आपको दूध के लिए गाय लेके आनी है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप मार्केट में गए, कोई मेले में गए, जाके पैसा दिया, हाँ ये गाय भेज दो हमारे साथ। कुछ विशेषता देखोगे ना, क्या कुछ कैसे क्या होता है, ठीक है। या फिर मान लो आपको कम उम्र का मतलब पशु चयन करना है, 2 साल 2.5 साल का, ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे भी आगे चलकर ये बढ़िया होगा। मान लो कम उम्र में आपने बच्चिया या जो हीफर होती है, ठीक है ना, आप चाहते हो मैं छोटी कम उम्र में लेके आऊं, उसको बढ़िया पाल पोस कर फिर उसको गाय बनाए, ठीक है ना, तो आप उसकी क्या विशेषता देखोगे, उसमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं है, 2-2.5 साल, दूध उत्पादन तो हो ही नहीं रहा उसका। तो कुछ ना कुछ विधि काम में लेंगे या नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। या फिर एग्जाम्पल मान लो कि अपने को एक ब्रीडिंग बुल तैयार करना है, सांड तैयार करना है जिसका सीमन बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है, जिससे अच्छा अपने मतलब सीमन स्ट्राप पैक कर सके और अच्छा पैसा कमा सके। समझ में यहां तक बात। तो ये जो चीजें हैं इसके लिए कोई ना कोई मेथड अपने काम में लेना है, ठीक है ना, तो वो होता पशु चयन। समझ में आई बात। चलो अब डिस्कस करते हैं अपने, सबसे पहले पशु पहचान की कौन कौन सी विधियां हैं और कौन कौन से उसमें काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो पशु पहचान की विधियां,
पहचान की विधियां। ठीक है, दो प्रकार की विधि होती है, एक तो होती है अस्थायी विधि, अस्थायी विधि, दूसरी होती है स्थायी विधि, स्थायी विधि। अब स्थायी और अस्थायी को कितने भागों में बांटेंगे वो देखो आप। अस्थायी विधि है, इसको मैं दो भाग में बांटता हूं। एक होता है रंग लगाना, रंग लगाना यानी कि जो रंग लगा देते हैं। दूसरा जो है अपने होती है ऊन काटना, ऊन काटना। ये दोनों ही विधि किस में काम में लेते हैं? सिर्फ भेड़ में काम में लेते हैं। देखा होगा भेड़ों में अपने कई बार रंग लगा देते हैं, लेकिन ये अच्छी विधि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर रंग लगाते हैं तो उस ऊन की क्वालिटी क्या होती है? खराब होती है, फिर उसका पैसा अपने को प्राइस से कम मिलता है। वैसे साड़ी पे नहीं लगाया जाता, लेकिन जितनी भी लगाया जाता है वो क्वालिटी गिरेगी। अब जो स्थायी विधि है इसमें देखो, एक तो अपने आती है, सबसे पहले जो विधि आती है वो आती है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग को हिंदी में कहते हैं दागना, दागना। ये ब्रांडिंग है ना, ये दो प्रकार की मिलेगी, ठीक है ना? कौन कौन सी? पहली तो मिलेगी अपने को हॉट ब्रांडिंग, तो दूसरी मिलेगी कोल्ड ब्रांडिंग, कोल्ड ब्रांडिंग। इसमें क्या होता है, क्या काम में लेते हैं, वो डिस्कस करेंगे अपने आगे, ठीक है ना? दूसरी बात करें, हाँ ब्रांडिंग में चलो थोड़ा बता देता हूं। ब्रांडिंग में क्या होता है कि एक हॉट और एक कोल्ड, एक ब्रांडिंग रोड होती है जिसमें अंक लगे होते हैं, नंबरिंग होती है। हॉट में तो क्या करते हैं, अंक को, रोड को गर्म किया जाता है और पशु पे चिपका दिया जाता है, ठीक है। दूसरी है मैंने लिखा कि कोल्ड ब्रांडिंग, इसमें एक इंक काम में लेते हैं। कौन सी? ब्रांडिक्स इंक होती है। तो उस इंक में क्या, उस नंबर को दबाया जाता है और फिर पशु के शरीर पर लगा दिया जाता है। ये मुख्यतः बड़े पशुओं में काम में लेते हैं, जैसे गाय भैंस के अंदर, ठीक है ना? अब इसके बाद में दूसरा जो मेथड रहेगा वो कौन सा रहेगा? टैगिंग, यानी पशुओं में टैग लगाना, पशुओं में टैग लगा देते हैं। सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो मेथड रहेगा टेटूइंग, जिसको हिंदी में गोंदना बोलते हैं, गोंदना। टेटूइंग में भी कुछ नहीं, एक टेटूइंग मशीन होती है, उसमें अंक लगा होता है, कान में पंच कर देते हैं, तो ये टेटूइंग मशीन क्या है, उसमें मतलब आर पार जो है वो अंक हो जाते हैं कान में। तो स्थायी विधि है, ठीक है ना? ये आगे अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्थ होती है ईयर नोचिंग, कान काटना, ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग, कान काटना, कान काटना। इसमें क्या होता है कि वी शेप में क्या करते हैं, कान काट देते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है अपना मेथड सी, इसमें कौन सा रहता है अपने? विंग और लेग टैग, विंग और लेग टैग। विंग यानी पंख, लेग मतलब टांगे, यानी पंख और टांगों में टैग डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समझ गए किस में काम में लेते हैं? पोल्ट्री, मुर्गियों में, ठीक है ना? चलो अब इसमें डिस्कस करते हैं कौन सा मेथड कैसे है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो मैंने मेथड दिया है तो दे रखा है, ये कौन सा मेथड है? अभी बताया था मैंने, ब्रांडिंग का मेथड है, ठीक है ना? ब्रांडिंग में भी कौन सा, देखो ये नंबरिंग जो है या कोई नाम जो है, ठीक है ना? तो ये क्या होते हैं कि अपने गर्म कर लिए, बिल्कुल गर्म करिए। अब क्या है, इसको मतलब पशु के शरीर पर चिपकाना है। तो ये कौन सा हो गया? हॉट ब्रांडिंग। कौन सा हो गया? हॉट ब्रांडिंग, हॉट ब्रांडिंग, ठीक है। गरम दागना, गरम दागना, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपने, ये है कोल्ड ब्रांडिंग, ठीक है ना? कोल्ड ब्रांडिंग, इसमें क्या करते हैं कि एक ब्रांडिक्स इंक जो है,
ठीक है ना, वो लगाते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ब्रांडिंग यानी ठंडा दागना, कोल्ड ब्रांडिंग। ठीक है, इंक कौन सी है, ब्रांडिक्स इंक, ब्रांडिक्स स्याही, अलग अलग नंबर होते हैं वो लगाते रहते हैं इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो मैंने लिखवाया था, नेक्स्ट जो मेथड था कौन सा, ईयर टैगिंग। ठीक है ना, तो ये प्लास्टिक के क्या होते हैं, टैग होते हैं। ठीक है, और ये टैग हाथ में जो देख रहे हो ये टैगिंग मशीन होती है। ठीक है ना, मशीन कौन सी काम में लेने, टैगिंग मशीन, टैगिंग मशीन। और किन पशुओं में करते हैं, ये मुख्यतः करते हैं गाय और भैंस में, मुख्यतः गाय भैंस में। ब्रांडिंग भी है वो भी मुख्यतः गाय भैंस में यानी बड़े पशुओं में की जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मेथड, हाँ ये है टेटूइंग मेथड। ठीक है ना, यानी कि गोंदना, टेटूइंग, या जिसको कहते हैं गोंदना। इसमें देखो कि ये एक टेटूइंग इंक का डब्बा डिब्बा दिखाई दे रहा है अपने को, और ये क्या है, टेटूइंग नंबर है। ठीक है ना, और ये क्या है, टेटूइंग मशीन है। ठीक है, टेटूइंग मशीन। अब इन अंक या नंबर को देखो इस इंक के अंदर करते हैं। ठीक है ना, इंक के अंदर लगाने के बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्टेपलर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें ये जो नंबरिंग है वो लगा देते हैं। और ये क्या जी, कान जो है ना इसमें क्या है, पंच कर देते हैं। पंच करेंगे तो आर पार क्या है, छिद्र से ये स्थायी विधि बन जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना आप, ये जो विधि है ना ये छोटे पशुओं में काम में लेते हैं। ठीक है ना, छोटे पशुओं में काम में लेते हैं, काम में लेते हैं, यानी जो कम उम्र के होते हैं, जैसे बछड़ा हुआ, ठीक है, बछिया हुई। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उस समय क्या है कि इनके जो कान की जो सिराएं जो होती है, ठीक है ना, वो पूर्णतः पक्की हुई नहीं होती है। जैसे मनुष्य में भी होता है, मनुष्य जो कान छिदवाता है, नाक छिदवाता है महिलाओं में जो, ठीक है, वो कम उम्र में क्या है अपने जो है छिदवाते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार ये छोटे जो बछड़ा बछिया इनमें क्या है काम में लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखो ये जो मेथड है ये काम में लेते हैं किसमें, पिग सुअर में, और उसको क्या कहते हैं, ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग, कान काटना। देखो सुअर का जो कान होता है ना, तो उसका कान इसके बीच में रख देते हैं, इस जगह, ये जो बीच वाला भाग है ना यहाँ पे इसके बीच में रखते हैं। ठीक है, इसके बीच में रखने के बाद ये यहां से ये तेज धार होती है, इसकी क्या होती है, तेज धार होती है। ठीक है, अब इसको वहां से पंच करेंगे तो आपको पता है भी वो कान है वो कट जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, वी शेप, वी शेप या वी आकृति, वी आकृति का क्या है, कट लगाया जाता है। ठीक है ना, और मुख्यतः किस में काम में लेते हैं, मुख्यतः पिग सुअर में काम लेते हैं, किसमें, सुअर में। ध्यान रखना भी, सुअर की सबसे अच्छी विधि है, सबसे ज्यादा ये काम में लेते हैं, पिग सुअर ओनली। ठीक है ना, और लास्ट जो है अपने वो है विंग और लेग टैग। मैंने बताया था विंग और लेग टैग, विंग और लेग टैग मुख्यतः किसमें काम में लेंगे, पोल्ट्री मुर्गियों में, इसमें मुर्गियों में। ठीक है, अगर आपसे पूछे विंग और लेग टैग दोनों में से स्थाई कौन सा है, तो स्थाई सिंपल सी बात है, सर्वोत्तम कौन सी होगा, सर्वोत्तम लेग टैग, लेग टैग, यानी टांग में जो हल्ला, ये जो टैग है, ये देखो ये जो टैग है यहाँ पे ये लॉक लगे होते हैं। ठीक है ना, इसको डालो और लॉक लगा दो। ठीक है, तो ये सारे क्या है पोल्ट्री में काम में लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे नंबरिंग या कोई शेप या जो भी है उस पर लिखा होता है। ठीक है, ये विंग और लेग टैग है। तो पशु पहचान के जितने भी मेथड थे वो सारे अपने क्या है, कंप्लीट है। अब अपने डिस्कस करेंगे पशु चयन के कौन कौन से मेथड है। ठीक है ना, तो देखो पशु चयन के कौन कौन से विधियां हैं, पशु चयन की विधियां। पशु चयन की जो मुख्य विधि है वो चार पांच प्रकार से अपने चयन कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं व्यक्तिगत चयन। कौन सा, व्यक्तिगत चयन, व्यक्तिगत चयन।
व्यक्तिगत चयन का मतलब यही है कि कोई मान लो आप हो, ठीक है, आपको कोई पशु सिलेक्ट करके लेके आना है, ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से अपनी सोच के अकॉर्डिंग, या आप मतलब आप उसके गुणों को देखकर, ठीक है ना, या आप उसके मतलब उत्पादन को देखकर सिलेक्ट करते हो, तो वो आपका क्या होता है, व्यक्तिगत चयन होता है, ठीक है ना, यानी खुद आपने डिसीजन लिया है अपने आधार पर या उनके गुण को देखकर, ठीक है ना, तो वो व्यक्तिगत चयन है। देखो व्यक्तिगत चयन को एक तो समूह चयन, समूह चयन, यानी कि समूह मतलब आप इकट्ठे इसके झुंड के अंदर आप क्या इनको देखकर या मतलब झुंड के अंदर क्या इनको सिलेक्ट कर सकते हो, समूह चयन। और इसको दृश्य चयन भी कहते हैं, दृश्य, दृश्य चयन, देखकर समूह मतलब आप 1 2 4 5 पर्सन जाकर इनको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये अन्य नाम हुए। अब इसमें क्या देखोगे, इसमें पशु के गुणात्मक व मात्रात्मक लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है, पशुओं का चयन किया जाता है, किया जाता है, यानी कि उसके गुण, ठीक है ना, कितना दूध कैसे क्या दे रहा है, ठीक है, तो ये सारे लक्षण देकर इसका क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा अपना चयन रहता है, ठीक है ना, उसको अपने कहते हैं, दूसरा जो अपना चयन रहेगा पारिवारिक, पारिवारिक को वंशावली चयन भी कह सकते हैं, वंशावली चयन, ठीक है। देखो इसमें क्या चीज रहेगी, मान लो मैंने बोल दिया भाई आपको कम उम्र का पशु खरीद के लेके आना है, 2 साल 2.5 साल का, तो आप कैसे सिलेक्शन करोगे, तो सिंपल सी बात है, अपने उसके जो पारिवारिक, पारिवारिक मतलब उसके परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक है, तो वो ही गुण उनके देखकर, ठीक है ना, अपने क्या करेंगे, उसका चयन करेंगे। जैसे मान लो दूध के लिए आपको गाय बच्चे लेके आनी है, उसको आप फिर बड़ी करोगे, फिर आगे काम में लोगे, तो उसके लिए आप पहले देखोगे ना भी, हाँ इसकी माँ थी उसका कैसा दूध उत्पादन था, उसकी माँ थी उसका कैसा था, या इसके जो मतलब पूर्वज पहले यानी जिससे ब्रीडिंग करवाई थी इसके पापा थे जो भी है, उसमें कैसा दूध उत्पादन था। तो ये तो कॉमन आम आदमी अपने जैसे मान लो मनुष्य में भी करते हैं, कि जो रिश्ता एंगेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले ऐसा थोड़ी लड़का या लड़के थोड़ी देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, उसके फैमिली बैकग्राउंड यानी कि पारिवारिक या वंश देखते हैं, ठीक है नहीं, मतलब कि मान लो दादो खत्म हो तो फिर भी बाद में बिंगो छोरो सही हो सीखे कोनी में अपो तो दो में खत्म ला दागो, ठीक है नहीं, बस वही वही चीज इन एनिमल्स में है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या क्या अपने चीजें ध्यान में रखनी, इसमें परिवार या, हाँ इसमें परिवार या पारिवारिक, परिवार का अभिलेख देखकर, अभिलेख देखकर पशु का चुनाव करते हैं, पशु का चुनाव करते हैं। पारिवारिक अभिलेख मतलब उसके पहले, हाँ पारिवारिक अभिलेख मतलब कैसा दूध उत्पादन है, कैसे क्या है, मतलब सारी चीजें उनकी जो पीढ़ियां हैं उनकी देखकर, ठीक है ना। अब दूसरी बात ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, कम उम्र के, कम उम्र के पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि है, ये लो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने विधि काम में लेते हैं वो होती है अपने गुणांकन पत्र विधि, गुणांकन पत्र विधि। देखो गुणांकन पत्र विधि में क्या करते हैं कि अपने एक पशुओं को विभिन्न भागों को उसके मतलब उत्पादन के आधार पर, उसके बॉडी पार्ट के आधार पर क्या है कि 100 अंक में विभाजित कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे दिखने में कैसा है तो उसको अलग अंक देंगे, दूध उत्पादन कितना है तो उसको अलग अंक देंगे, और दुग्धांक कैसे उसको अलग अंक देते हैं, तो टोटल अंक होते हैं 100, ठीक है। अब उन 100 अंक में क्या करते हैं
कि फिर कैटेगरी बनाते हैं पशु की, मतलब इस 100 में से 50 अंक आए तो पशु ऐसा है, 50 से 75 आए तो ऐसा, 75 से ज्यादा आए तो ऐसा है। तो ध्यान रखना, ये एक तो क्या है, सर्वोत्तम विधि है, पशु चयन की क्या है, सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम विधि है भी। ठीक है, अब जो अंक निर्धारित किए गए वो किस किस चीज पर निर्धारित किए गए, तो वो देखो, यानी उसके गुण या लक्षण कह सकता हूं मैं, और अंक, कितने अंक उसको मिले हैं या डिवाइड किया गया, ठीक है ना। देखो, अगर मान लो सबसे पहले अपने बात करते हैं अपने कि जो शारीरिक जो उसके मतलब कह सकते सामान्य स्वरूप कह दो आप, सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप में मतलब सींग है या नहीं है, पूंछ है या नहीं है, दिखने में कैसा है, क्या है, आंख है कैसे, माथा वाथा, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर दिया, तो सामान्य स्वरूप है ये टोटल 30 अंक का होता है। कितना होता है, 30 अंक का होता है। इसके बाद में दूसरे की मैं बात करूं तो डेयरी गुण, दूसरे की मैं बात करूं तो डेयरी गुण, डेयरी गुण यानी दूध उत्पादन वगैरह इसका कितना अंक है, इसको डिवाइड करूंगा मैं 20 अंक में, ठीक है। तीसरा डिवाइड करते हैं दुग्धांग, दुग्धांग इसको डिवाइड करेंगे 30 अंक में, और लास्ट डिवाइड करेंगे चौथा शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता उसको डिवाइड करेंगे 20 अंक में, कुल कितना हो गया 100, 100, ठीक है। अब देखो, सामान्य स्वरूप में भी 30 अंक को अलग अलग बांट देंगे, सींग है तो कितने नंबर है, आंखें कैसी है, ठीक है ना, मुंह पूंछ वगैरह बॉडी वगैरह ये सारा इसमें कर देंगे। डेयरी गुण मतलब दूध उत्पादन कितना है, क्या कुछ वसा पाई जाती है, ठीक है ना, ये सारा इसमें कितने लीटर पर टाइम अपने को मिल रहा है, ठीक है। दुग्धांक का मतलब ये होता है कि आयन जो है, आयन जो अडर जो है वो पूर्णतः पीछे की तरफ फैला हुआ है या नहीं है, बड़ा आयन है या नहीं है। उसके बाद चारों जो थन है, टेस्टिकल्स टीट्स जो है, चारों जो थन है, टीट्स जो है वो थन प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं है। ये ऐसा होता ना कई बार 3 में दूध आ रहा है, ठीक है, 1 में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। और शारीरिक क्षमता मतलब कि उसमें कितना मतलब दिखने में या चमड़ी वमड़ी है या नहीं है, या बिल्कुल ही मतलब आर पार ही दिखाई दे रहा सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सारा क्या है, अपने 100 अंक का है, ठीक है ना। अब पशुओं को इसके आधार पे बांटा 3 कैटेगरी में, ठीक है ना। एक तो अंक, कितने अंक है, और पशु जो चयन है या स्थिति है। देखो, अगर 0 से 50 अंक है, ठीक है, उसके बाद में 50 से अगर 75 अंक है, ठीक है, और लास्ट मोर देन 75 यानी 75 से 100 है, तो इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। 0 से 50 है तो ये क्या आपका सामान्य पशु है, कौन सी कैटेगरी में है या श्रेणी में है, ठीक है ना, स्थिति या श्रेणी कह सकते हो आप, ठीक है ना, श्रेणी, पशु की कौन सी श्रेणी है, ठीक है। देखो, सामान्य है ये, अगर 50 से 75 है तो क्या कहते हैं, अच्छा है ये, और मोर देन 75 है तो सर्वोत्तम है, ये सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम, ठीक है। तो इस प्रकार अपने इसको विभाजित किया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट मेथड की, ठीक है ना, तो सर्वोत्तम विधि है, ये तो कंप्लीट है। नेक्स्ट विधि कौन सी है, देखो, रिंग मेथड या घेरा विधि जिसको कहते हैं, ठीक है ना, रिंग मेथड या घेरा विधि जो है। देखो, रिंग विधि या जो घेरा विधि क्या है, मुख्यतः मेड़ों में काम में लेते हैं। मेड़ों में क्या होता है, देखो कि मान लो एक गोल सा सर्किल बना देते हैं वो, ठीक है ना, इस प्रकार एक लकड़ी का गोल सा सर्किल होता है मेलों के अंदर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं वो पशु जो है, लोग हैं वो बाहर की तरफ ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ खड़े हैं, और पशु है वो अंदर की तरफ क्या है, चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो वो पशु क्या करते हैं कि सामान्य देख कर भाई हाँ कैसे चल रहा है क्या कुछ, या फिर मतलब कि जो पशु आते हैं तो वहां पे जो टीम होती है या जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं, जैसे मान लो कि शुद्ध नस्ल है राठी, 5 नस्लें हैं वहां पे मान लो, तो 500 नस्लों में वो देखते हैं हाँ सबसे अच्छा करेक्टर या सबसे प्योर शुद्ध कौन सी उनको दिखाई दे रही, ठीक है ना। तो ये क्या है कि अपने घेरा विधि मान लो,
या मुख्यतः ध्यान रखना मेलों में काम में लेते हैं, ठीक है, मेलों में काम ली जाती है, मेलों में काम ली जाती है। या फिर मान लो जैसे कई बार अपने देखते हैं मेलों में भाई किसी को फर्स्ट प्रथम पुरस्कार मिला है, भाई बहुत अच्छी नस्ल है, तो फिर लोग उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं इतना पैसा दे देंगे तेरे को, ये हमें दे दे। कई मालिक है जो बेच देते हैं, कई नहीं बेचते। जैसे कल का एग्जाम्पल बताया था मैंने कि अभी जो राधा नाम की एक मुर्रा बुफैलो थी, उसका रिकॉर्ड अभी एक टाइम में 35 लीटर दूध का करनाल हरियाणा के अंदर बना है, हरियाणा में। तो उसकी 15 जो करोड़ रुपए कीमत है वो लगाई जा चुकी है, तो वो मालिक कहता मैं इसको नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब लास्ट जो विधि है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ध्यान रखना, पांचवी जो विधि है ना वो ध्यान रखना। पांचवी विधि है अपने कह सकते हैं कि जीनोटाइप, जीनोटाइप या इसको कहते हैं आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब क्या होगा कि इसके जो जीन वगैरह देखकर, ठीक है ना, जीन वगैरह देखकर, यानी कैसे जीन है, या फिर आनुवांशिकी यानी मतलब इसके डीएनए वगैरह, ठीक है। इसके अलावा संतति परीक्षण भी कह सकते हो आप, किसको, संतति परीक्षण, संतति परीक्षण, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो ध्यान रखना कि इसमें काम लेते हैं, कैसे काम में लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रखना कि सबसे खर्चीली विधि है, सबसे खर्चीली विधि है, विधि है। दूसरी बात यह ध्यान रखना समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। तीसरी मेन बात क्या ध्यान रखनी है, कुल यानी सांड, कुल यानी सांड को चयन करने हेतु काम में लेते हैं, सांड चयन हेतु सर्वोत्तम है। अब देखो क्या होता है इसमें, कैसे होता है। मैंने कहा कि जीनोटाइप जीन, आनुवांशिकी, ठीक है ना, या संतति मतलब संतान। तो एक मतलब बुल या सांड, अपने को ब्रीडिंग बुल खरीदना है, यानी कि प्रजनन के लिए या फिर अपने को नस्ल सुधार के लिए एक अच्छी नस्ल का अपने को बुल खरीदना, जैसे साहिवाल नस्ल का खरीदना अपने को, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे कि ऐसे थोड़ी उसको बुल को खरीद लेंगे, हो सकता है उसमें कोई जेनेटिक मतलब डिजीज भी हो सकता है उसमें स्पर्म्स वगैरह पर एमएल कम मिलते हो सकता है भी उसमें जो मतलब उसका जो सीमन है उससे जो बच्चा पैदा हो रहे हैं वो बढ़िया नहीं हो, ठीक है ना। तो अपने क्या करते हैं कि अब अलग अलग उसका रिकॉर्ड रखा जाता है बुल का। जैसे मान लो एक बुल ले लिया आपने, उस बुल से अपने क्या है कि दूसरी जो नस्ल है साहिवाल, उसमें फीमेल में ब्रीडिंग करवाई है, या फिर अपने एआई करवाई, ब्रीडिंग करवाई मान लो, ठीक है ना। ब्रीडिंग करवाई तो उससे मान लो कि आने वाली जो संतान मतलब मादा जो बच्चियां जो पैदा हुई, ठीक है ना, उसका दूध उत्पादन आगे चलकर बहुत अच्छा था, मतलब जो मादा पशु पैदा हुआ उसका दूध उत्पादन बहुत अच्छा था, तो इसका मतलब उसका जीन अच्छा माना जाएगा, वो बुल बढ़िया माना जाएगा। और उसका जो मेल पैदा हुआ मान लो वो भी, उसका भी सीमन वगैरह है वो भी अच्छा था, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि अगर उसका अच्छा मतलब दूध उत्पादन नहीं हो तो बुल को काम में लेंगे, आगे नहीं लेंगे काम, ठीक है ना। उसी से संतान मान लो कि ऐसे पैदा हुई मतलब कि उसका सीमन भी बढ़िया नहीं है, तो अपने उस बुल का काम में नहीं लेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा सबसे खर्चीली और समय अधिक लगता है। खर्चीली तो सीधी सी बात है कि अपने को तो खर्चीली मतलब कि आगे जनरेशन देखेंगे, ठीक है ना, एक दो जनरेशन देखेंगे तो उनको चारा वारा इनका खिलाना पड़ेगा, नहीं खिलाना पड़ेगा, बुल जो अपने पास में है उसका केयर मैनेजमेंट चारा वारा देना पड़ेगा ना, तो खर्चीली इसलिए। समय अधिक लगता है तो सिंपल सी बात है, एक दो संतानें अपने देखेंगे भी इसकी संतान कैसी है, कैसी पैदा हो रही है, तो समय तो लगेगा, ठीक है। तो ये अपने क्या है, टोटल जितने भी पशु सिलेक्शन यानी चयन की जो विधियां थी वो कंप्लीट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक। थैंक यू क्लास।